नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज जिक्र संक्रमण को लेकर, वायरस को लेकर, क्योंकि तरह तरह के वायरस जो वेरिएंट हैं वो सामने आ रहे हैं और हर एक के जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, किस वजह से ऐसे वायरल जो हैं वायरस पनप रहे हैं और लोग इसकी जद में आ रहे हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। वजह भी जानेंगे और इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। केरल में निपाह वायरस के कारण संक्रमण का जोखिम बढ़ता जा रहा है और यहां 5वें संक्रमित की पुष्टि हुई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक बयान में कहा है कि कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में कार्यरत 24 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इसके मुताबिक यहां एक 9 वर्षीय बच्चे के संक्रमण के कारण स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है बताई जा रही है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, ऐसे वायरस को लेकर दर्शकों की राय भी अहम हो जाती है और दर्शक जुड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद होगा, वो अपना सवाल भी कर सकते हैं। अगर उनके जहन में कोई सवाल आता है वायरस से संबंधित तो वो सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गौतम सिंह हैं, IMA से हैं, जो अभी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विकास मिश्रा जी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में। और डॉक्टर अशांक यारन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, MD हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद, जो इस चर्चा में शामिल होंगे। राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं। राजीव कक्कड़ जी, अगर देखा जाए एक और वायरस हमारे बीच दस्तक दे चुका है, ये वायरस की वजह जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या वजह है, क्योंकि अब तरह तरह के संक्रमण जो हैं वो अपने पैर पसारते जा रहे हैं और लोग इसकी जद में भी आते जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा अपने आप को। चलिए, मुझे लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच रही है डॉक्टर राजीव कक्कड़ तक। हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर विकास मिश्रा जी का। डॉक्टर विकास मिश्रा जी, निपाह का संक्रमण, निपाह वायरस का खतरा अब मंडराने लगा है और लोग अब जैसे कोरोना से डरते थे वैसे अब इस वायरस से भी डरने लगे हैं। इस वायरस की वजह जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्या है ये वायरस? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये निपाह वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नया वायरस नहीं है, इसी सीजन में आता है। और वायरस की अगर हम फैमिली की बात करें तो ये पैरामिक्सोविरिडी में हेंड्रा जीनस का ये वायरस है। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA वायरस है जो कि एनवेलप्ड है कोरोना वायरस की तरह, और ये मुख्यतः चमगादड़ों में इन्फेक्शन करता है। चमगादड़ों की लार और उनके मलमूत्र में पाया जाता है। जब ये चमगादड़ जो होते हैं ये अपना मलमूत्र निकालते हैं या किसी भी फल को झूठा करते हैं, पेड़ पे लगे हुए फलों को, और अगर हम वो वाले फल को कंज्यूम करें या ऐसा फल जो कि इनके मलमूत्र से कंटेमिनेटेड हो, तो उसमें ये वायरस मौजूद होता है। और इस वायरस में क्षमता होती है कि 3 से 4 दिन तक इसी बैट की, जो स्क्विरल बैट होता है, इसकी लार में 3 से 4 दिन तक सरवाइव करने की क्षमता रखता है। और जब हम इस फ्रूट का कंजम्पशन करते हैं तो ये वायरस हमको हमारे अंदर आ जाता है और प्रवेश कर जाता है। तो मुख्यतः ये जो ट्रांसमिशन है ह्यूमन में, ये फ्रूट्स के द्वारा होता है। दूसरा ट्रांसमिशन ये पिग्स में भी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि पिग्स जितने भी होते हैं वो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनका कंजम्पशन करते हैं। और जब पिग में आ जाता है तो हम उस पिग का, जब अगर अनकुक्ड मीट ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई हर्ड कैटल जो ब्रीडर्स होते हैं वो इनको फीड कर रहे हैं, तो उनसे ह्यूमन का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो बेसिकली ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन से फैलता है एक से दूसरे को, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ फैलता है। अगर हम इस इंक्यूबेशन की बात करें तो वायरस की एंट्री के 4 दिन के अंदर मरीज को तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। तेज बुखार के साथ साथ मरीज के पूरे बदन में दर्द होता है
उसके बाद इसको मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कंफ्यूजन होता है, हेडेक होता है, डिलीरियम होता है, और ये एन्सेफलाइटिस लाइक पिक्चर शो करता है। इसके अलावा अगर जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे मरीजों में बुखार के साथ रनिंग नोज, खांसी, खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत और उलझन होती है। जैसा कि आपने बताया एक मरीज वेंटिलेटर पे है तो उसको रेस्पिरेटरी के द्वारा हुआ है, और ये बहुत ही बिल्कुल, ये बेहद खतरनाक है और जो वजह आपने बताई ये चौंकाने वाली वजह है। और सबसे अहम बात तो ये कि जब भी कोई बीमार होता है, डॉक्टर विकास मिश्रा जी आपका रुख करेंगे वापस से, अगर देखा जाए कोई बीमार होता है तो मरीज को आप लोग सलाह करते हैं, ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो इनटेक करिए, लाइक फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, और अब फ्रूट्स के ज़रिए ये ह्यूमन बॉडी में जाता है और इस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं जिसे निपाह वायरस कह रहे हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। अशंक जी, अगर देखा जाए निपाह वायरस के जो लक्षण हैं वो भी बताएं कि शुरुआती लक्षण क्या है, ये किस तरीके से सामने आया, और वजह भी बताई डॉक्टर विकास मिश्रा जी ने। इससे कैसे बचा जा सकता है? और भी कई वायरस ऐसे सामने आ रहे हैं कि आपने हेल्थ चेकअप कराया, आपको बॉडी में कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं, ज्वाइंट पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बावजूद इसके ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा वायरस है। ऐसी भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो ये निपा वायरस जो है, ये निपा वायरस ना बहुत अनकॉमन है। ये वायरस का जो इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमन नहीं है, और अभी अगर आप देखें तो प्रेजेंटली इंडिया में सिर्फ केरला में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एर्नाकुलम और उसके आसपास जो है वो लिमिटेड है। ये इन्फेक्शन बहुत कम पाया जाता है, तो इसमें कोई अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा संकेत नहीं है कि ये तेजी से फैलेगा। जैसे काफ़ी सारे वायरस फैलते हैं अलग अलग मौसम में, इस पर्टिकुलर वायरस के साथ जो उसकी इन्फेक्टिविटी है, यानी कि एक से दूसरे में फैलने की क्षमता, वो बहुत कम है। इस कारण से ये उस तरह खतरनाक नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस था जो एकदम सब में फैलता था, और उसका मोड ऑफ स्प्रेड भी जो कोरोना वायरस का था वो मोड ऑफ स्प्रेड भी बाय एयर था। ये हमें उससे इसको कंपेयर नहीं करना। नॉर्मल जो हमारे वायरस इन्फेक्शंस होते हैं मौसम के साथ, जैसे आजकल डेंगू और अलग तरह के वायरल निमोनिया फैल रहे हैं जिनमें जोड़ों में दर्द और बाकी सब परेशानियां होती, उससे इसको कंपेयर नहीं करना है, हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है। इसके होने की संभावना ना के बराबर है फिलहाल, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में जहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन लोगों के जहन में डर देखने को मिल रहा है इस वायरस से। अगर केरल का जिक्र करें यहाँ पर, तो केरल में लॉकडाउन जैसे हालात बनने वाले हैं, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही है। अब ये कितना पुख्ता है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और जिस तरीके से कुछ नियम, डिस्टेंस और मास्क जरूरी बताया गया था कोरोना वायरस के कार्यकाल में, तो जाहिर सी बात है इस वायरस को लेकर भी ये चीज कही जा रही है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, और ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मैं बताता हूँ, इसमें ना हमें उस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। ये वायरस जो इसका मोड ऑफ स्प्रेड है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया है, इसका मोड ऑफ स्प्रेड प्राइमरीली तो जो बैट्स होते हैं, जो ये चमगादड़ होते हैं, ये ट्रीज में या ये फ्रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये उनको खाने की कोशिश करते हैं, तो उनके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन चमगादड़ों के फ्रूट्स में चले जाते हैं, और अगर कोई उस फ्रूट को अगले 3-4 दिन में तोड़ के खा ले तो एक स्प्रेड का तरीका तो ये है। दूसरे स्प्रेड का तरीका ये प्राइमरी मनुष्यों में और सुअरों में ये फैलता है एनिमल्स से। तो अगर कोई सुअर है तो किसी सुअर को ये इन्फेक्शन होता है, उस सुअर की विसिनिटी, उसके आसपास रहने वाले लोग, और उसको कहाँ से होगा, उसको भी इसी तरह के कोई फ्रूट खाने से होगा, और उसके आसपास रहने वाले सुअर या उसकी ब्रीडिंग करने वाले जो मनुष्य हैं उनको ये हो सकता है। तो बेसिकली इसमें हमें जो सावधानी बरतनी है, जो पिग्स की पोल्ट्री रखते हैं, ये फार्मिंग करते हैं, पिग्स को अपने पास रखते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है।
उनको क्योंकि उसके पिग्स फिलहाल के सावधानी रेस्पिरेटरी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर विकास मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद रुख करेंगे राजीव कक्कड़ जी का। जी विकास जी। मैडम बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये बहुत रेयर वायरस है। अगर इसको साइंटिफिकली कहें तो ये बहुत अंडर रिपोर्टेड वायरस है, जी। क्योंकि इसके डायग्नोसिस बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो खासकर जापानीज एन्केफेलाइटिस या जो इस तरह की बीमारियां होती हैं उससे होते हैं। और जो ट्रांसमिशन होता है वो ना केवल सलाइवा के द्वारा होता है। इस सीजन में क्योंकि बारिश होती है, बारिश की वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो होता है, तो ये जो बैट्स होते हैं जिसके मल में, जिसकी लार में, जिसकी पेशाब में ये पाया जाता है, तो ये ओवरफ्लो के कारण और जगह कंटेमिनेट करता है और उस कंटेमिनेशन के कारण ये केसेस इस समय ज्यादा बढ़ते हैं और ये हर साल केरला में ज्यादा रिपोर्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अंडर रिपोर्टेड है। टेस्टिंग अभी नहीं इतनी जागरूक हो पाए क्लिनिशियंस इसको टेस्टिंग करने में, लेकिन ये वायरस हर साल इस सीजन में आता है। और इसके अगर हम बचाव की बात करें तो इसका जैसा कि मैंने बताया था कि 2 तरीके से फैलता है। एक तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा ड्रॉपलेट के द्वारा। यानी अगर एक मरीज इंफेक्टेड है, अगर वो खांसता या छींकता है और दूसरा व्यक्ति उससे 3 फीट के अंदर है तो उसको भी ये इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो इसमें बचाव का जो मेन तरीका है, वो बचाव का तरीका ये है कि हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना है, हाथ की सफाई रखनी है। इसके अलावा जो हाई रिस्क केसेस हैं, जो भी रिपोर्टेड केसेस हैं, उनमें थोड़ा सा मास्क का प्रयोग करना है। मास्क ट्रिपल लेयर भी हो सकता है। और जो हाई रिस्क केसेस हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उनको सक्शन कर रहे हैं या वेंटिलेटर हो रहा है या नेबुलाइजेशन हो रहा है, उनको N95 प्रयोग की जरूरत है। ठीक है तो डॉक्टर अशांक जी, आपका वापस से रुख करेंगे। देखा जाए तो ये वायरस को इतना लाइटली लेने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और लगातार ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वायरस यानी कि जिस तरीके से जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे कोरोना काल के समय में कोरोना से बचने के लिए, वही प्रिकॉशंस यहां भी जरूरी हो जाते हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। राज्य में निपाह के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने बुधवार को कोझीकोड और अन्य आसपास के क्षेत्रों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट मुताबिक संक्रमितों के संपर्क में आए करीब 76 लोगों की भी जांच की गई है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि सभी लोगों को इस संक्रामक रोग से बचाव के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आसपास के राज्यों को भी संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कोझीकोड के जिला अधिकारी ने 7 पंचायतों में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों दुकानें ही खोलने की इजाजत है। राज्य में निपाह वायरस के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम निपाह वायरस की जांच को लेकर केरल आएगी। कोझीकोड मेडिकल कॉलेज में NIV की टीम चमगादड़ों का भी सर्वे करेगी। आपको बता दें, केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसमें सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ निपाह वायरस से निपटने के लिए जरूरी प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ भी बातचीत की और राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की ट्रीटमेंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की उपलब्धता का आश्वासन दिया गया है। केरल में निपाह से पहली मौत 30 अगस्त और दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई थी। दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई ने 12 सितंबर को एक पोस्ट कर कहा कि सरकार निपाह वायरस से हुई 2 लोगों की मौत पर गंभीर है। जो लोग मृतकों के संपर्क में थे उनके बारे में पता किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोझीकोड में अलर्ट जारी किया है। अभी तक राज्य में आधिकारिक तौर पर निपाह के फैलने की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि केरल के कोझीकोड और मलापुरम जिले में
2018 में निपा वायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले निपा वायरस का मामला 2019 में कोची से सामने आया था। वहीं 2021 में भी कोझिकोड में निपा वायरस का एक केस मिला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल निपाह वायरस का अगर जिक्र करें तो जो सामान्य लक्षण तो इसके नज़र आते हैं, लेकिन इसे इतना लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं। जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। IMA से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखा जाए रिपोर्ट्स दिखाने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये एक वायरस है, और मुझे लगता है कि जैसा कोरोना काल में कोरोना वायरस को लेकर देखा गया, इसका भी संपर्क देखा जाए तो ऐसा ही कुछ निकलकर सामने आया था बेड्स के जरिए, या इसकी उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई थी, ऐसा अगर हम गलत नहीं है डॉक्टर विकास मिश्रा जी तो। और एक बार फिर से ऐसा ही संपर्क निकलकर सामने आ रहा है निपाह वायरस का अगर जिक्र करें तो। दोनों का कनेक्शन एक है, लेकिन इन दोनों में विभिन्नताएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? डॉक्टर विकास जी। हाँ जी। मैडम देखिए, दोनों ही वायरस है और दोनों RNA वायरस है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर अशांक ने बताया था, इसकी इन्फेक्टिविटी उतनी नहीं है, लेकिन मॉर्टेलिटी ये कोरोना से ज्यादा है। और दो तरह के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें जापानीज एन्केफेलाइटिस की तरह पिक्चर आती है। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी, जिसमें कोरोना की तरह सिम्टम्स आते हैं, यानी नजला, जुकाम, खांसी, बुखार के साथ साथ सांस में तकलीफ होना, और मरीज को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। खास बात ध्यान रखने की यह है कि इसकी भी अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, ना ही इसके बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन बनी है। हाँ, रेमडेसिविर जिसका हम प्रयोग कोरोना काल में करते थे, उसका कुछ हद तक इसमें वायरस में एक्शन पाया गया है। हालांकि मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक, यानी सिम्टम्स के अनुसार इलाज किया जाता है। तो इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, और बेसिक सिविक सेंस सारी जनता को ध्यान में रखना है। हैंड हाइजीन, आइसोलेशन मेजर्स, भीड़ भाड़ में ना निकलना, साफ सफाई का ध्यान रखना, मास्क पहनना, ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अशांक एरन जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले डॉक्टर राजीव कक्कड़ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से संपर्क। राजीव जी, अगर देखा जाए निपाह वायरस का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, इससे बचाव के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी अनम्यूट करिएगा। इनका जो हाँ जी, जो हेलो सुन पा रहे हैं, जैसा डॉक्टर विकास ने बताया इसका हेलो जी कि इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो एक तो बैट से एनिमल है, जो हमारे आसपास एनिमल है, जिसमें पिग है, ये है, शीप है, इनसे भी स्प्रेड होता है, जो कि एक एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड और ह्यूमन की ह्यूमन में स्प्रेड होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसी के द्वारा, अगर कुछ दूर में जैसे कोविड में देखा गया था, वो भी एक RNA वायरस है, ये भी एक RNA वायरस है। वो एक आदमी से दूसरे आदमी, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करता है। जो फ्रूट्स है उनसे भी इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। बैट से इन्फेक्शन होता है, जो एनिमल जो कि डेथ एनिमल है या जिनके ऊपर कोविड से कंटामिनेशन हो गया है उससे स्प्रेड होता है। और जो कि बरसात के समय में ओवरफ्लो वाटर होता है, उससे जो फ्रूट्स जहाँ पे स्टोरेज है उसमें अगर इनके बैट के मूत्र या कोई इसके एक्सक्रीटा पाए जाते हैं और उससे कंटामिनेशन फ्रूट का हो जाता है, या फ्रूट को खाने के बाद में होता है, तो उससे भी इसमें स्प्रेड हो सकता है। तो जो हम लोग का कोविड बिहेवियर है, जो नॉर्म्स होते हैं उनको बचाव रखने के लिए वो बहुत जरूरी है, उसी की तरह से करना पड़ेगा। जैसे मास्क लगाना, जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसको अपने आप को आइसोलेट करना। ये बात सही है कि इनका मोड ऑफ स्प्रेड थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू अदर वायरल इन्फेक्शन, बट ये ज्यादा डेडली है। इसमें एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में इसमें डेथ होने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, सीरियसनेस ज्यादा होती है, आईसीयू में एडमिशन के ज्यादा चांसेस आते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम,
खांसी, बुखार, जुकाम, अगर निमोनिया हो गया है तो सांस में बिल्कुल। तकलीफ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और दूसरा इन्फेक्शन जो कि इंसेफ्लाइटिस टाइप के होता है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, अगर ब्रेन पे सूजन आ जाना, चक्कर आना, कभी कभी उसमें झटके या सीजर आ जाते हैं, याददाश्त में कोई कमी हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस आती है और पेशेंट डीप कोमा में चला जाता है। तो दोनों ही तरह के सिम्टम्स में हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत होती है। ज्यादातर अभी तक हम लोगों ने जो वायरल इन्फेक्शन देखा तो उसमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, सोर थ्रोट है, गले में खराश है, जुकाम है, वो तो होता ही होता है। बट लेकिन अगर जब सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो दोनों ही सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं। तो इसलिए जी। जरूरी है कि दोनों तरह के सिम्टम्स को देख करके उनसे बचाव करा जा सके। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से बचाव करना चाहिए। जी, आपका रुख करते हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी। हाँ, मैं डॉक्टर कक्कड़ की बात में जो है वो सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि इसके साथ साथ जो है ये नेपा वायरस के अगेंस्ट जो है महाबलेश्वर में जो रिसर्च हुई थी, जो बैट महाबलेश्वर केव्स के अंदर रिसर्च हुई थी, उसके अंदर ये पाया गया था कि नेपा वायरस के एंटीबॉडीज वो बैट के रिजर्वायर में अब देखे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी सूचना है, क्योंकि अगर जो है वो एंटीबॉडीज इनमें डेवलप हो गए हैं तो ये रिजर्वायर जो है अगर वो खत्म हो जाता है तो ये पॉसिबल है कि नेपा वायरस जो है जब तक कोई दूसरा रिजर्वायर नहीं देखता तब तक जो है ये जो है वो धरती के ऊपर से जो है वो विलुप्त हो जाए। तो इसकी संभावना है, जिसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है और जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मेडिकल विभाग जो है इसके ऊपर भी लगा हुआ है। चलिए, एक जिम्मेदारी भी देखा जाए तो बढ़ जाती है मेडिकल विभाग के ऊपर भी, क्योंकि इस तरीके के नए नए वायरस जब सामने आते हैं और इन वायरस से कैसे निपटा जाए एक चुनौती भी होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से वापस आ रहे हैं। लगातार वायरस को लेकर, संक्रमण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी देखने को मिल रही है और लोगों के जहन में डर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से केरल में निपाह वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ता नजर आ रहा है और यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि पुख्ता तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कई इलाकों में ऐसी जो केस सामने आ रहे हैं, निपाह वायरस से संक्रमित लोग जो पाए जा रहे हैं, 4 लोगों की पुष्टि की गई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे हालात आने वाले समय में बन सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और इसी को लेकर डर भी है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनकी राय और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की ज़रूरत है, इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर अशांक एरन जी, आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो हमें सही वक्त पे गवर्नमेंट को ये चीज़ होनी चाहिए, जैसे केरल गवर्नमेंट कर भी रही है कि उनको जब भी कोई इस तरह के नए वायरसेस आते हैं या नई बीमारी आती है तो गवर्नमेंट को सही समय रहते पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और उसके लिए सर्विलियंस चालू कर देनी चाहिए। और जो भी प्रोफाइलैक्सिस है वो केरल गवर्नमेंट कर रही है, मगर उसके साथ साथ हमारा ये काम है कि हम जनता को एक सही मैसेज दें और कोई मतलब पैनिक ना फैले। तो जो मेरे कहने का मतलब था, ये काफी सारी चीजें जैसे कोरोना से सिमिलरिटीज में लगती है। तो आप बताओ, आप तो लो, आप तो कुछ भी खा लेंगे, आप लो कि जो ये वायरस है ये कोरोना की तरह ही है और अब ये तेजी से फैल जाएगा और चारों तरफ वही हालात आ जाएंगे जो कोरोना में आए थे। कोरोना और इसमें जैसे कि बाकी डॉक्टर्स ने भी बोला और मैंने पहले भी बोला, इसमें फर्क ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी कम है कि उस तरह नहीं हो सकता कि किसी को निपा वायरस है और हम उसके सामने से गुजरे या हम थोड़ी देर उसके साथ बैठे और हमें हो जाए। इसके लिए ना अगर किसी मनुष्य से वो फैलता है तो उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट की जरूरत है दो आदमियों के बीच में। मतलब बहुत देर तक वो उसकी या तो कोई केयर गिवर हो या तो किसी के घर में किसी को निपा वायरस हो गया और बहुत समय तक दूसरा बंदा उसके साथ है, तभी वो फैल सकता है। वो ऐसे नहीं फैल सकता कि जैसे कोरोना फैलता था कि आप कुछ समय के लिए उसके साथ खड़े हो गए। तो जो मास्क और प्रिकॉशंस हैं ये तो सब अच्छी चीजें हैं, तो हमें करनी चाहिए,
लेकिन ये ज्यादा अप्लाई करती है निपा वायरस में। आपके कहने का मतलब है कि ये हवा के जरिए नहीं अपने संपर्क में ले सकता है? ये हवा के जरिए प्रोलॉन्ग कांटेक्ट, बहुत समय तक कोई रहे दूसरे के साथ, जी, तब इसके फैलने की संभावना बढ़ती है, कुछ समय में नहीं बढ़ती। कोई केयर गिवर हो, उसके साथ ही रहने वाला फैमिली का बंदा या जो उसकी केयर करता हो, ठीक है। या हॉस्पिटल इसको लेकर हम डॉक्टर विकास मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो वायरस फैलता है इसमें क्या लक्षण होते हैं और किस कारण फैलता है जी। और ऐसे में सरकार को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनको क्वारंटाइन करके उनका पूरा ट्रीटमेंट करके उनको तब वहाँ से बाहर जाने दें, क्योंकि कोई छुआछूत से कोई भी और बीमारी ना किसी ठीक बात, एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए, राय साझा करने के लिए। डॉक्टर विकास मिश्रा से इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विकास मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे। दर्शक हैं जिनका ये सवाल भी था कि इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या कुछ हैं। हालांकि आप पहले भी बता चुके हैं कि क्या कुछ लक्षण शुरुआती देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दर्शक का सवाल है तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस बात का जवाब दें और कैसे बचा जा सकता है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, पहली तो ये चीज जानिए कि ये नया वायरस नहीं है मैडम, ये बहुत पुराने वायरस हैं। और देखिए, अब जो बीमारियां आएंगी, एमर्जिंग या री एमर्जिंग डिजीजेस हम बात करें, जो कि एपिडेमिक या एंडेमिक या पेंडेमिक का कारण होगी, वो ज्यादातर 99% जूनोटिक डिजीज होंगी। यानी जो बीमारियां जानवरों में पाई जाती थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज कर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पानी जो हो रहा है ज्यादा बरस रहा है, मौसम इधर से उधर बदल रहा है, तो ये जो जानवरों की बीमारियां हैं, हमारी फूड हैबिट्स भी बदल गई। जैसा कि आपने कोरोना के मामले में देखा था, लोग चाइना में बैट्स हो गए, पेंगुलिन हो गए, इनका कंजम्पशन करते हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं। आजकल तो एक्सोटिक ब्रीडिंग भी शुरू हो गई है, लोग जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पालने का वो करते हैं। तो जो बीमारियां इन जानवरों में पाई जाती हैं, वो बीमारियां अब क्रॉस ओवर करके ह्यूमन बींग्स में आ रही हैं। ऐसा ही निपाह वायरस के साथ है, और ये हर साल केरल में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पे डेट्स जो होते हैं, जिनको हम खजूर बोलते हैं, उनके जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, उनपे बैट्स जनरली लटकते हैं, सरवाइव करते हैं और वो उनका सेवन करते हैं। इसके साथ साथ वो अपना मल मूत्र जो त्यागते हैं, वो पेड़ों के द्वारा नीचे जमीन पे गिरता है, और जब बारिश होती है तो ये ओवरफ्लो और ड्रेनेज सिस्टम पुअर होने के कारण ये फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कंटेमिनेट करता है। और क्योंकि इस वायरस में ये क्षमता है कि ये 3 से 4 दिन तक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे ये सरवाइव कर सकता है, तो उनके कंजम्पशन के कारण प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो निपाह वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात सारी जूनोटिक बीमारियों से ये है, जैसा कि डॉक्टर राजीव सर ने भी बताया था, जानवरों से थोड़ा सा हमें दूरी बना के रखनी है। बिल्कुल। और अगर बहुत जरूरी भी है, हम लोग ब्रीडिंग कर भी रहे हैं, तो उसमें हम पूरी प्रिकॉशंस लें, उनको वैक्सीनेट कराएं, हर बीमारी को लेके उनका पालन पोषण अच्छे करें, उनकी साफ सफाई रखें, उनका जो मल और मूत्र है वो ध्यान रखें, जो ब्रीडर्स हैं, ये कम्युनिटी में लेकिन आजकल के इस दौर में देखा होगा कि जानवरों को, एनिमल्स को पालने का भी बहुत ज्यादा एक लगाव ह्यूमन का देखने को मिलता है। पेट्स एनिमल की अगर बात करें, स्ट्रीट एनिमल से दूरी बनाने की जरूरत है या फिर पेट से भी? नहीं, अभी अगर हम जैसे निपाह वायरस की बात करें, तो निपाह वायरस में जो प्राइमरीली जो होते हैं पॉक्स बैट्स बोलते हैं इन्हें, ये केरला में ज्यादातर पाए जाते हैं, और ये उन बैट्स के द्वारा होता है। प्राइमरीली जो अभी तक पाया गया है, उन बैट्स में ये वायरस पाया जाता है, और उनके सलाइवा या उनके मल मूत्र त्यागने में ये वायरस उनके सेक्रीशंस में आता है और फ्रूट्स को कंटेमिनेट करता है, जो कि फ्रूट्स ह्यूमन या पिग जब कंज्यूम करते हैं तो उनमें प्राइमरी इन्फेक्शन आता है। फिर वो पिग्स को डिपेंड करता है कि उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे या रेस्पिरेटरी आएंगे। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं तो ड्रॉपलेट के द्वारा वो एक से दूसरे जानवर को इन्फेक्ट करता है या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो जैसा कि डॉक्टर राजीव सर ने बताया था, इन सब तरह की बीमारियों में हमें जनरल सिविक सेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हमें हैंड हाइजीन का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ में नहीं गुजरना है, अपनी इम्यूनिटी हमें इंटैक्ट करनी है। अगर बहुत जरूरी है भीड़ भाड़ में भी जाना,
चलिए हमें आगे मास्क जान लेते हैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से। इसके बाद डॉक्टर गौतम सिंह जी का रुख करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका रुख कर लेते हैं और आपसे ही जानेंगे कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि वायरस इक्वली होते हैं लेकिन कम ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन वायरस होता है, तो इससे किस तरीके से अपने खान पान के जरिए निपटा जा सके, इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बिल्कुल सही है। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, उस वायरल की जो वेरुलेंस होती है, उसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता, और जो होस्ट होता है यानी जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसकी इम्यूनिटी। कोई भी इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर विकास ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले शो में कहा था कि आपकी थाली बहुत कलरफुल होना चाहिए, वो एक बहुत ही अहम चीज है कि बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो भी फ्रूट्स आप लें या जो वेजिटेबल लें उसको बहुत अच्छे से धो करके साफ करके उसको यूज करें। अगर वो आपके फ्रिज में या कहीं स्टोर है तो बनाने से पहले फिर से दोबारा उसको धोने की जरूरत है, जिससे कोई भी किसी भी तरह के फ्रूट्स में या कोई भी कंटामिनेशन है उसको वॉश करा जा सके। तो बहुत फ्रेश फ्रूट्स का चाहिए। वो कोई चीजों की तरह डाइट पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी की फर्क पड़े। दो तरह की डाइट होती है, एक इन्फ्लेमेटरी डाइट, एक होती है जो आपको हेल्दी रखने की डाइट, नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट। इन्फ्लेमेटरी डाइट जिसमें जंक फूड होते हैं, मैदा की चीजें होती हैं, फास्ट फूड होते हैं जिसमें अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीजें जो बॉडी में जाने के बाद में सूजन पैदा करती हैं और बॉडी को डैमेज करती हैं। दूसरी न्यूट्रिटिव चीजें हैं जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ताजा खाना खाएं, ये सारी चीजें। और बहुत जरूरी है कि मौसम के समय उस पर्टिकुलर मौसम में जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं उनका कंजम्पशन करें, वो ज्यादा जरूरी है। और एक प्रॉपर स्लीप, नींद बहुत अहम है हमारी जिंदगी में। 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर 2 या 3 रात अगर हम कम सोते हैं तो नेक्स्ट डे हमारी स्लीप की वजह से, कम सोने की वजह से हमारी किलर सेल्स जो कि बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करती हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और उसमें हमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो डाइट है, प्रॉपर एक्सरसाइज है, हम लोगों को कम से कम 1 घंटे प्रॉपर एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है, वो जो कि ताजी हवा में होना चाहिए, योगा होना चाहिए। और अब बिल्कुल इसकी कितनी कैपेसिटी है उतना ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ओवर एक्सरसाइज भी प्रॉपर नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो खान पान के जरिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो जाहिर सी बात है एक क्षमता बढ़ जाती है, ऐसे संक्रमण से लड़ने के लिए उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सलाह दी गई डॉक्टर राजीव कक्कड़ की तरफ से, तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर अशांक कैरन जी भी जुड़े हुए हैं। अशांक जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखा गया, अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि जब भी कोई ऐसा संक्रमण सामने आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना का जिक्र कर लें तो कोरोना के टाइम में देखा गया कि अगर शुरुआती दौर पर ही एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, मेडिकल जो एजेंसीज होती हैं उनको भी सक्रिय रहने की ज़रूरत होती है। तो अगर शुरुआती दौर पर अंकुश लगा लिया जाए तो मुझे लगता है बचा जा सकता है काफ़ी हद तक। मैम, किसी भी डिजीज के लिए ना एक रिएक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, ओवर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोरोना में भी आप देखें कि कोरोना में भी जो सही टाइम पे सही स्टेप लेना अच्छा है। अगर अभी भी कोरोना के नए वेरिएंट्स फैल रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट उस तरह के मेजर्स नहीं ले रही है जैसे कि पहले लॉकडाउन लग गया था या लॉकडाउन बनने के बाद स्ट्रिक्टली मास्क का प्रयोग जरूरी हो गया था। तो इस समय जो केरल गवर्नमेंट ले रही है मेजर्स वो बिल्कुल सही और अप्रोप्रिएट हैं कि जितना वहां पे फैल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें जी। और इस समय नॉर्थ इंडिया में जहां पे कि ये होता नहीं है, ये रिलेटिवली हमारे लिए न्यू है। जब मैं ये बात कहता हूँ शायद मेरा मैसेज गलत जा रहा है, जैसा डॉक्टर विकास बोल रहे थे कि ये नया वायरस नहीं है, पुराना है। तो पुराना वायरस तो है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए अब हम न्यूज में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए और दर्शकों के लिए एक नया वायरस। तो जब भी इस तरह का कोई नया वायरस, मतलब हम इसके बारे में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि केरला में फैल रहा है, हमें ये डर है कि नॉर्थ इंडिया की तरफ ना आए और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें ओवर रिएक्ट नहीं करता, हमारी सरकार को प्रॉपर मेजर्स लेने। इस समय प्रॉपर चीज क्या है, जैसे कि बैट्स का
हमें सर्विलियंस करना चाहिए कि जो यहाँ के चमगादड़ हैं, यहाँ के पिग्स हैं, इनमें कहीं ये वायरसेस तो नहीं पाए जा रहे? क्या किसी एरिया में उत्तराखंड में इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ खांसी, गला खराब जैसे नॉर्मल वायरल में होता जी। है, और कुछ समय में वो ब्रेन फीवर, जैसे कि जिसको एनकेफेलाइटिस कॉमन लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ, ब्रेन फीवर, एनकेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार के लक्षण डेवलप हो जाएं, तो ऐसा अगर कहीं पे स्प्रेड होने लगे तो हमें फिर इस चीज की चिंता बनेगी, तो अलार्म बजेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो अभी सर्विलियंस करना बेहतर है, ओवर रिएक्शन नहीं करना। नहीं तो ऐसे ओवर रिएक्शन से क्या होगा कि एक पैनिक फैलेगा। तो फिलहाल मास्क का प्रयोग तो हमेशा ही जरूरी है। अगर लोग मास्क प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा है। मास्क से तो डिस्टेंस और सैनिटाइजर का यूज करना मुझे लगता है कोरोना काल में हर एक व्यक्ति सीख गया। और अब जब भी कोई वायरस सामने आता है तो सबसे पहले जो ये प्रिकॉशंस हैं हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति लेना शुरू कर देता है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाया जा सके। ये कुछ चीजें तो आम जनमानस के बीच हैं और बारीकी से इन चीजों को सीखा गया। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिजिशियन हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। निपाह वायरस का खतरा अब बढ़ गया है। हालांकि डॉक्टर विकास मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वायरस पुराना है, लेकिन ये जो नया नाम सामने आ रहा है अब इससे भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये कोरोना वायरस के जितना खतरनाक और घातक तो नहीं है। नहीं, मेरा मानना ये है कि कोरोना वायरस के बाद से सभी चीजें लोगों में पैनिक चीजें सिचुएशन बढ़ती जा रही है। और निपाह वायरस पहले से ही था सामने। अब जीन म्यूटेशन के बाद इन सब चीजों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और सारी चीजें आ रही है इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन से जी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पिरेटरी फेलियर वाली कंडीशन या फिर इस तरह की दिक्कतें जिनके पहले से जिनके प्रॉब्लम्स आ रही है, बीपी, शुगर, इनकी जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन मरीजों को पहले से हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि किसी भी तरह से जो आपके पहले के पैरामीटर्स हैं वो पहले नॉर्मल रखें, बिना पैनिक में आए हुए उनको पहले मेंटेन करें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो रेगुलर दवाइयां हैं पहले उन पे जाएं, क्योंकि जो आजकल मार्केट में जो ये चीजें हैं कि पहले ही से ही हायर एंटीबायोटिक्स और ये सब चीजें चल जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को और कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है इसके रफली मूवमेंट करने से। बिल्कुल, पेशेंट पहली बार ही आता है और काफी ज्यादा बड़ी बड़ी दवाइयां जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो रूरल एरिया में है पहले से, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी को और जो है ना वो डिप्रेस करते हैं। अच्छा, इस तरीके के जो वायरस सामने आते हैं डॉक्टर कुलदीप जी, चूंकि आप देरी से जुड़े हमारी इस चर्चा में तो थोड़ा सा ज़्यादा समय आपका लेंगे। देखा जाए तो जो इस तरीके के वायरस आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि पहले ही डिफाइन कर दिया है डॉक्टर विकास मिश्रा जी ने, वजह भी स्पष्ट कर दी है, लेकिन बावजूद इसके हमारा आपसे सवाल है कि क्या वजह है आखिर इस तरीके के जो वायरस हैं वो तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं ये सबसे बहुत ही की फैक्टर है इसको फैलने के लिए। और ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जो चीजें केरला में है वो चीजें नॉर्दर्न इंडिया में उतने ही एग्रेसिवली स्प्रेड हों ऐसा जरूरी नहीं है। ह्यूमिडिटी का भी फर्क पड़ता है, बाकी चीजों का भी फर्क पड़ता है इन सब चीजों के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर वो चीजें गंभीरता इस तरह की नहीं आई हैं अनटिल अनलेस हम को मेंटेन ना कर ले। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और सजेशंस और सुझाव भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वायरस से बच सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अस्थमा से ग्रसित हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनके ऊपर ये किस तरीके से अटैक करेगा और कैसे बचाव जरूरी है, किस तरीके से बचा जा सकता है? सही बात है। कम है जिनको और कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको और दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है जिनका किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट है, और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वो दवाइयां दी जाती है जो आपकी इम्यूनिटी को कम रखती हैं। वो लोग जिनको किसी भी तरह के पुरानी खांसी या सांस या उनको सीओपीडी के मर्ज हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। प्रेगनेंसी और जो बुजुर्ग हैं, वो लोग, छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है,
जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, मैलिग्नेंसी है, इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है। कुछ जी चलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी। डॉक्टर विकास मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं जी। तो ये जरूरी है कि उन लोगों को इस तरह की प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। इन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है, तो इनको बचाव रखने की जरूरत है। कोई भी इन्फेक्शन है उससे बचने की जरूरत है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या निमोकॉकल वैक्सीन पहले से लगाने की जरूरत है। और भी अगर कोई बीमारियां हैं तो इनको सावधानी रख करके, और उनको जैसे डायबिटीज के ब्लड शुगर की कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि जहां शक्कर ज्यादा होगी वहां कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए इन लोगों को, जैसा कि आपने बताया, इन लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर विकास मिश्रा जी, आपका रुख कर लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि अगर देखा जाए एंटीबायोटिक आजकल देखा गया किसी भी संक्रमण से बचने के लिए लोग सबसे पहले जो स्टेप लेते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो ताकि हम इस बीमारी के होने से अपना बचाव कर सके। तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? आज का विषय निपा वायरस पे था मैम। तो जैसे निपा वायरस है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वायरल डिजीज है और वायरस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। तो जनता से यही निवेदन है, अगर किसी तरह की कोई बीमारी उन्हें होती है, नजला, जुकाम, खांसी, तो ओवर द काउंटर कोई भी दवा ना ले मेडिकल स्टोर पे। किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने सारे केसेस देखे हैं और हमारे यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही एंटीबायोटिक लें। और अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक किसी मर्ज के लिए दे रहा है तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें, उसकी प्रॉपर डोज लें और डोज लेने के बाद जितने दिन है वो लें, उसके बाद बंद करें। ये नहीं कि हमारे सिम्टम्स कम हो गए तो हमने 5 दिन का डॉक्टर ने कहा था तो 2 या 3 दिन में ही लेके खत्म कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे सुपर बग्स पैदा होना शुरू हो गए। हमारे यहाँ कई एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है, जैसा कि एनडीएम अभी मेटालोबीटा लैक्टमेज केपीसी दिल्ली में डिटेक्ट हुआ था, उस तरीके से। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं लेनी किसी भी मेडिकल स्टोर से, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही दिखा के उसके सलाह पे कोई दवा। चलिए, चलते चलते चूंकि समय कम है डॉक्टर विकास जी, चलते चलते फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप जी भी जुड़े हुए हैं। कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। क्या कुछ सावधानियां और बरतने की जरूरत है? निपाह वायरस से भी अब खतरा बढ़ गया है जैसा कि सामने आ रहा है। किसी भी वायरल डिजीज के लिए सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ हाइजीन का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है। 5 से 7 दिन 1 वीक से 2 वीक्स तक लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक धीमे धीमे सप्रेशन उसका चालू होगा। तो किसी तरह की एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। शुरुआत के दिन थोड़े से पैनिक होते हैं, उसके लिए किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से, जैसा डॉक्टर विकास जी ने बताया अभी, तो उसी चीज का पालन करते हुए सेल्फ हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग इज अ की फैक्टर फॉर अवॉइडिंग एनी वायरल डिजीज। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर देखा जाए तो जो वजह निकल कर सामने आई है, और इस वजह के साथ साथ एक सबसे बड़ी और अहम वजह ये कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, या जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स के जरिए इस तरीके के जो वायरस हैं वो सामने आ रहे हैं और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इससे किस तरीके से बचाव किया जाए ये डॉक्टर्स के जरिए पता चला। सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशंस उन्होंने बताया, अगर वो आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे वायरस से बचा जा सकता है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।